Yes, good afternoon, everyone. Can you tell me the last topic? सर, लास्ट टॉपिक का नाम बता दीजिए जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा हो. गुड What आफ्टरनून was that सर। last topic? सर आपने पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करा दिया था। पोटेंशियोमीटर में मतलब मैंने क्या आपने बताया था? डेफिनेशन कराई थी सर उसकी। अच्छा, जस्ट डेफिनेशन पे बात हुई थी. यस सर। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आपको पता है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पोटेंशियोमीटर के बारे में मैंने आपसे ये बोला होगा कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और यू कैन से इट्स एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट. डिवाइस कह लो या इंस्ट्रूमेंट कह लो, एक ही बात है. which measures the EMF of the cell. मतलब किसी भी सेल के EMF को you can measure it with the help of potentiometer, and not only that, you can measure the EMF but you can even find out the value of internal resistance of a cell. मतलब अगर कोई सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप डिटरमाइन कर सकते हो, मतलब फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर. तो खैर वो होगा कैसे, तो अब हम पहले उसके प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पे बात कर लेते हैं कि हाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल दिस पोटेंशियोमीटर वर्क्स.
पहले तो हम उस बात को समझ लें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि भाई पोटेंशियोमीटर को यूज करके हाउ वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। तो पहले तो हम उसका बेसिक प्रिंसिपल समझ लें कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो देखो बेटा, पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल को समझने के लिए आप ये समझिए कि एक बात पहले समझिए, उसके बाद फिर मैं वो समझा दूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये एक रेजिस्टर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो एक बात तो ऑब्वियस है कि बेटे मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये करंट आई फ्लो कर रहा है तो अक्रॉस दिस रेजिस्टर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा दैट वुड बी इक्वल टू आई आर। गलत तो नहीं बोला सर? मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, अगर आपको नहीं समझ में आई बात तो, कि सर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि सर मैंने आपसे बोला कि अगर कोई रेजिस्टर है और उस रेजिस्टर में इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट रेजिस्टर, तो सिंपली आप क्या करते हो, यू यूज ओम्स लॉ to get the value of potential across that resistor, and that is nothing but V is equal to IR. करेक्ट है बच्चों? यस सर। अच्छा, अगर ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होता, आई मीन कि इसकी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं होती, इफ इट वुड नॉट हैव बीन आर, रादर ये जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ वेरी कर रहा होता, मतलब कि मान लीजिए कि मैं आपसे ऐसे कहता हूं कि ये रेजिस्टर है एंड आपसे ये बोला गया कि एज यू मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द रेजिस्टर द रेजिस्टेंस वेरीज। ठीक है, इसका मतलब कि जब आप यहाँ पर हैं तो अलग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हैं तो अलग रेजिस्टेंस है। तो अनडाउटेडली मैं ये कह सकता था कि अगर मान लो कि यहाँ पर आने पर रेजिस्टेंस बिकम्स आर और यहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम्स आर डैश, तो मैं यहाँ तक का वोल्टेज कह सकता हूँ आई आर इफ आई करंट फ्लोज, और यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू उसको मैं कह सकता हूँ आई आर डैश। दिस इज व्हाट आई कैन क्लेम। इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस वेरीज अलोंग द रेजिस्टर, तो उस केस में हर लेंथ का जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो एक दूसरे से अलग अलग होगा, एंड दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू, अगेन दैट विल आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय v इज इक्वल टू आई और आई आर ओनली, बट हर पॉइंट पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, तो अगर ये बात आपको समझ में आती है तो अब यहाँ पर समझिए। एक्चुअली में पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए पोटेंशियोमीटर की वायर है, एंड रिमेंबर पोटेंशियोमीटर की जो वायर होती है बेटा वो 4 मीटर से लेके 10 मीटर तक के लेंथ की होती है। पोटेंशियोमीटर वायर इज बेसिकली ऑफ लेंथ 4 मीटर टू 10 मीटर। ठीक है, कितने से कितने तक होती है? 4 मीटर से 10 मीटर तक। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको प्रिंसिपल समझाऊं उससे पहले एक और चीज मैं आपको बेसिकली अभी साथ साथ गूगल करके दिखा दूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मैं आपको साथ साथ गूगल करके दिखाऊंगा। शेयर स्क्रीन कहाँ गया, ताकि कुछ टर्म की क्लैरिटी आ जाए आपको, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सर, कहाँ गया गूगल। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। इस स्क्रीन पे मैं कुछ कुछ चीजें दिखाऊंगा अभी फिलहाल। रियोस्टैट, रियोस्टैट देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है? दिस इज, these are basically rheostat. This is basically rheostat. I hope you can see it on the screen. Can you see it on the screen? Please respond. यस सर। यस सर। ये रियोस्टैट है बेटा, ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है ये रियोस्टैट। और इस पे जो ये वाला पोर्शन है, जो ऊपर ब्लैक सा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऊपर ब्लैक सा छोटा सा पोर्शन, वो एक्चुअली में क्या है, तो वो एक्चुअली में ये पोर्शन बेसिकली स्लाइड्स ऑन द रियोस्टैट, और ये पोर्शन को आप रियोस्टैट पे स्लाइड करके यू कैन वेरी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। बेसिकली रियोस्टैट क्या करता है, तो रियोस्टैट प्रोवाइड्स यू द रेजिस्टेंस। रियोस्टैट प्रोवाइड्स यू द रेजिस्टेंस। क्या प्रोवाइड करता है रियोस्टैट? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, आई शो यू रेजिस्टेंस बॉक्स आल्सो। बट रियोस्टैट पे, ये रियोस्टैट है, इस पे अगर ये मूवेबल पार्ट है, ये बेसिकली ये रियोस्टैट है, और इस पे ये पोर्शन मूव करेगा, तो जैसे जैसे आप उसको मूव कराएंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टैट विल वेरी, और आप इसको मूव करा के अलग अलग रेजिस्टेंस आप सर्किट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टैट। ठीक है, तो ये पर्पस है रियोस्टैट को, और रियोस्टैट ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, रियोस्टैट ऐसा दिखाई देता है भाई, कैसे भी कोई भी डायग्राम आप देख लो, तो दिस इज हाउ रियोस्टैट लुक्स लाइक। ठीक है, तो ये तो हो गया रियोस्टैट। दूसरा एक और चीज मैंने बोला था आपको, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स वो भी आप समझ लीजिए, रियोस्टैट का काम है टू प्रोवाइड यू द रेजिस्टेंस। आप डिफरेंट डिफरेंट
आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं सर्किट में विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। इसी तरह से एक और चीज देखिए, ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, दिखाई दे रहा है ये सब आपको, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये भी सर्किट में आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ये भी सर्किट में रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है। क्लियर है? अब ये कैसे प्रोवाइड करता है, तो इसमें देखो की बनी हुई है। आपको अगर 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो 10 ओम की निकाल दीजिए, तो सर्किट विल हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। अगर 100 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो 100 ओम वाली जो की है वो निकाल दीजिए, द सर्किट विल हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम देन। ठीक है, इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रियोस्टेट बोथ प्रोवाइड्स यू द रेजिस्टेंस। रियोस्टेट रेजिस्टेंस बॉक्स में की होती है, वो अलग अलग की होती है, वो हम निकाल देते हैं, और जितने रेजिस्टेंस की हम की निकालेंगे उतना रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और रियोस्टेट में बेसिकली सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, उस पे हम वो कनेक्टर स्लाइड करेंगे तो उतना रेजिस्टेंस को हम वेरी कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग आई विल शो यू नाउ इज जॉकी। ठीक है, आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पिन लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी डिफरेंट डायग्राम फॉर दिस। ये आपको पिन लाइक एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, यही आपका जॉकी कहलाता है। एंड दिस इज द पार्ट विच स्लाइड्स ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर और मीटर ब्रिज वायर। मीटर ब्रिज की वायर या पोटेंशियोमीटर की वायर पे जो स्लाइड करता है वो यही जॉकी है। दिस इज व्हाट स्लाइड्स ऑन द वायर, और इसको हम जॉकी कहते हैं। क्लियर है सर? यस सर। यस। भाई ये सारी चीजें आपको एक बार समझ आ गई हो, तो इसके साथ साथ एक और चीज हम देख लेते हैं सर, और उसके बाद फिर मैं चीजें सिखाना शुरू करूंगा आपको। एक्चुअली हम इस पोटेंशियोमीटर की बात करेंगे, ये आई थिंक इट इज, क्या होगा, ये उतना क्लियर व्यू नहीं है ना। ये देखो, कैन यू सी दिस? यही है आपका पोटेंशियोमीटर, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है लैब के अंदर। आप लोगों को ये इमेज दिखाई दे रही है? सर बोलिए, ये आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, मुझे पता है कि Yes, कैसा sir. दिखता है। Yes, दिस इज हाउ द पोटेंशियोमीटर लुक्स लाइक। ये वुडन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस पे जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही होगी वायर, आपको हॉरिजॉन्टल पार्ट में जो ब्लू कलर की वायर दिखाई दे रही है, दैट इज द वायर मेड अप ऑफ मैंगनीन। वही मैंगनीन जिससे मीटर ब्रिज की वायर बनी हुई होती है। तो दिस इज द वायर मेड अप ऑफ मैंगनीन। ठीक है, और उसके बाद की चीजें क्या क्या है वो अभी मैं समझा दूंगा आपको। तो दिस इज हाउ योर पोटेंशियोमीटर लुक्स लाइक। हर सेगमेंट जो है ना वायर का, जो हर सेगमेंट है, हर सेगमेंट, ये जो ब्लू वायर का हर सेगमेंट है, ठीक है, वो हर सेगमेंट ऑफ द ब्लू वायर इज ऑफ 1 मीटर लेंथ। और मैंने आपसे क्या बोला है कि पोटेंशियोमीटर की जो वायर होगी उसकी टोटल लेंथ या तो 4 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इफ ईच सेगमेंट इज ऑफ 1 मीटर तो दिस टोटल लेंथ इज 4 मीटर। तो लैब के अंदर जो जनरली आपका पोटेंशियोमीटर जो आपको लैब में मिलेगा, अगर कभी आपको लैब जाने का ऑप्शन मिले तो जो लैब के अंदर आपको पोटेंशियोमीटर दिखाई देगा, उस पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ होती है वो एक्चुअली में कितनी होती है, उस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ जो मैग्नीन की बनी हुई होगी, तो उसकी जो लेंथ आपको ऑब्जर्व होगी वो 4 मीटर होती है जनरली, आपके जो लैब में पोटेंशियोमीटर रखे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द पोटेंशियोमीटर लुक लाइक दिस। ये मैग्नीन की वायर है और उसके साथ ये पोटेंशियोमीटर, मतलब ये पोटेंशियोमीटर, ये स्ट्रिप्स हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, और उसके साथ उसके हेल्प से ये मैग्नीन की वायर को इस तरह से हमने ऐसे कर रखा है, 1-1 मीटर के सेगमेंट में ऐसे बना रखा है। सर डायरेक्टली 4 मीटर लंबा क्यों नहीं कर दिया आपने? डायरेक्टली 4 मीटर लेंथ अगर कर देंगे तो उस पर जॉकी को स्लाइड करेंगे तो फिर बड़ा अनकंफर्टेबल सा होगा टू डू दैट इनसाइड अ लैब। तो इसलिए हम 1-1 मीटर का ही पोर्शन रखते हैं ताकि हम आसानी से जॉकी को स्लाइड कर सके। 4 मीटर तक दौड़ना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ना भाई।
अगर ये 4 मीटर लंबी वायर है तो एकदम 0 से लेके 4 मीटर तक अगर हम जॉकी स्लाइड करेंगे तो सोचो हमें कितना चल के जाना पड़ेगा, फिर कितना चल के आना पड़ेगा। तो दैट इज वाई जो आपका ये मीटर ब्रिज है उसकी वायर को हम डायरेक्टली 4 मीटर नहीं लेते, उसको हम एक एक मीटर के पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो खैर चलिए अब मैं बताता हूँ सारी कहानी। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये पोटेंशियोमीटर की ये वायर है, ये ऐसे वायर है जो अभी आपको दिखाया था, उसी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये आपकी वायर, ये ईच सेगमेंट इज 1 मीटर और हर सेगमेंट को ऐसे बांध रखा है हमने, ठीक है, ऑन द वुडन बोर्ड ऑफ पोटेंशियोमीटर, इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। इस वाले पॉइंट को ए मान लीजिए, इस एंड ऑफ द वायर को बी मान लीजिए। यहां पर आपकी इसको ड्राइविंग सेल या ड्राइविंग बैटरी कह सकते हैं। यहाँ पर एक जॉकी होता है, यहाँ पर एक रियोस्टेट होता है, ये RH है, सॉरी जॉकी कह रहा हूँ, ये की होता है, यहाँ पर की या स्विच जो भी कह लो। यहाँ पर ये सेल या बैटरी है जो सोर्स सेल या सोर्स बैटरी होगा और इसके साथ ये कनेक्टेड है ऐसे। और इसके अलावा और क्या होगा सर? तो इसके अलावा जॉकी वॉकी होगा जो हम बाद में कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है जिसमें मैंने कोई जॉकी वॉकी कनेक्ट नहीं किया। बेसिकली यहाँ पर आपका इस पॉइंट के साथ आपका जॉकी कनेक्टेड होता है और आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है। तो यू हैव अ गैल्वेनोमीटर लाइक दिस एंड यू हैव अ जॉकी कनेक्टेड टू दिस, राइट, और यू हैव अ जॉकी कनेक्टेड टू, ठीक है। अब बेसिकली क्या है सर कि अगर ये आपने एक सेल या बैटरी लगाया है, तो सेल या बैटरी अगर आपने लगाया है, सेल या बैटरी, तो सेल या बैटरी लगाए तो उस with the help of this cell or battery, when you will close the switch, a current will flow into the circuit of this potentiometer. या आप ये कह सकते हैं कि constant current will flow into the wire of the potentiometer when we close the key. Am I correct? जब आप की को क्लोज करेंगे तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा ना, पोटेंशियोमीटर वायर में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? यस सर, सर सही बोल रहा हूँ। A constant current will flow into the potentiometer wire. अब इस बात को समझना, जो मैं ध्यान से समझना, पोटेंशियोमीटर वायर की अपनी रेजिस्टेंस होती है। जैसा मैंने मीटर ब्रिज में आपको समझाया था कि मीटर ब्रिज वायर हैज रेजिस्टेंस, और उसके रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को मैंने सिग्मा कहा था, और मैंने कहा था कि जितनी लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू सिग्मा, यहां पर भी मान लीजिए। तो अगर आप कांस्टेंट करंट पास कराएंगे तो आप छोटे से छोटा यूनिट ऑफ लेंथ पोटेंशियोमीटर का ले लीजिए तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो हर पोर्शन में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस वोल्टेज का ड्रॉप होगा। जैसे यहां पर मैंने बोला था ना कि अगर रेजिस्टर है, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इस आर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा दैट वुड बी इक्वल टू आई आर। इन द सेम वे और इन द सेम मैनर, ठीक है, अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लो कि मैं यहाँ पे हूं सच दैट ये लेंथ एल है, तो इस एक बात मैं ये कह सकता हूं कि इस एल लेंथ ऑफ द वायर में अपना एक रेजिस्टेंस होगा, एंड व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एल लेंथ ऑफ द वायर, तो दैट वुड बी इक्वल टू सिग्मा इनटू एल। इसका मतलब दिस एल लेंथ ऑफ द वायर कैन बी ट्रीटेड एज अ रेजिस्टर व्हिच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ सिग्मा इनटू एल। इज इट करेक्ट? तो जब ये रेजिस्टेंस है तो सर इस लेंथ में भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा बिकॉज इट इज अ रेजिस्टर। मतलब इसको रेजिस्टर की तरह ट्रीट करो तो इसमें हम V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं ना बेटा, आई इंटू आर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इस बात में? कोई दुविधा? नो सर। अब देखिए, अब मैंने आपसे क्या बोला इसमें मेरे बच्चों कि इसमें मैंने आपसे बोला कि आई एज इट इज, आर की जगह आप लिख सकते हैं सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एल। अब एक बात ध्यान से सोचिए, मैंने आपसे बोला कि करंट, कांस्टेंट करंट पासेस थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब कैसा करंट आप ले रहे हो, वेरिएबल या कांस्टेंट? तो मैंने आपसे बोला कांस्टेंट करंट। तो आप एक कांस्टेंट करंट पास कर रहे हो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, आपने कांस्टेंट करंट पास कर दिया थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। सिग्मा ये भी कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू कि हर यूनिट लेंथ में जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। मतलब मान लो कि 1 ओम पर सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, तो हर 1 सेंटीमीटर में रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, तो दैट इज अ फिक्स्ड। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, राइट। तो आई इंटू सिग्मा इज अ कांस्टेंट टर्म। तो इसका मतलब है कि इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ k इंटू एल, वेयर के आई एम अज्यूमिंग k is equal to what? K is equal to I into sigma. I am writing K is equal to I into sigma. क्लियर है? तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V की वैल्यू KL हो गई।
तो v की वैल्यू हो गई kl where k is a constant। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि v is directly proportional to length because k is a constant, और because k constant है तो v को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ सर? आपकी इतनी बकवास का क्या मतलब हुआ? तो मेरी इतनी बातों का सर मतलब ये है कि अगर आप पोटेंशियोमीटर वायर से कांस्टेंट करंट पास करेंगे, व्हेन यू विल पास अ कांस्टेंट करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो इन एनी लेंथ ऑफ द वायर जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, किसी भी लेंथ में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा इन द पोटेंशियोमीटर, दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। जैसे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना लेंथ से, कि जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, इन द सिमिलर वे आपका जो वोल्टेज है किसी भी लेंथ में, वो लेंथ से डायरेक्टली कौन प्रोपोर्शनल होगा? वोल्टेज। मतलब अगर ज्यादा लेंथ आप चले गए हैं तो ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा, कम लेंथ आप हो, कम लेंथ पे हो तो कम लेंथ का वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा। तो एज यू इंक्रीज द लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, यू विल फाइंड मोर एंड मोर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। आई बात समझ में? तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यही है कि if the constant current is passed through the potentiometer wire, then the voltage drop in any length of the wire will be directly proportional to that length। कुछ हजम हुआ आप लोगों को? क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे और करंट कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज का जो ड्रॉप है सिर्फ और सिर्फ वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है। तो पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ये है कि अगर आप कोई कांस्टेंट करंट पास कराएंगे थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो किसी भी लेंथ में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, ये sir. अभी लिखवाऊंगा, बट उससे पहले एक बात और सुन लीजिए। ये k को आप v बाई एल भी लिख सकते हो। दिस k हैज अ नेम। इस k को हम कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कितना टोटल वोल्टेज डिवाइडेड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, k इज इक्वल टू v बाई एल, सॉरी। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब कितना वोल्टेज अपॉन कितना लेंथ, मतलब कितने लेंथ में कितने वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर है। ये बात वैसी ही है जैसे आपने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था dv बाई डी आर, उस टर्म को भी मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा था, अगर आपको याद हो तो। और इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे v वर्सेस l का ग्राफ, तो अनडाउटेडली इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। और इसका जो स्लोप है ना, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है tan ऑफ थीटा विच इज द स्लोप, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो पहले आप लोग प्रिंसिपल लिख लें पोटेंशियोमीटर का, उसके बाद ये सब नोट करेंगे जो भी आपको मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे, यू विल नोट इट। बट बिफोर दैट राइट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर में लिखिए when a constant current passes through potentiometer wire, when constant current passes through the potentiometer wire, when constant current passes through potentiometer wire, the potential drop when constant current passes through potentiometer wire, the potential drop in any length of the wire, the potential drop in any length of the wire, potential drop in any length of the wire is directly proportional to that length. Potential drop in any length of the wire is directly proportional to that length. Potential drop in any length of the wire is directly proportional to that length. मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जो है किसी भी लेंथ ऑफ द वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दैट लेंथ। लिख लिया बच्चों? आमना? Yes, sir. ठीक है, इंसिया ने लिख लिया, आमना ने लिख लिया। तो बेटा अब इसको जो स्क्रीन पे लिखा उसको नोट करो, उसके बाद फिर हम कुछ और चीजें इसमें पढ़ते हैं कि भाई how do we basically measure the value of EMF of a cell and how do we compare the EMF of two cell and all those things। तो इसको जल्दी से नोट करिए।
सर नोट कर लेना तो बताना प्लीज। सर नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया सर बेसिक सा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कि अगर आप कांस्टेंट करंट पास करेंगे थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर तो किसी भी लेंथ में जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ। अब देखिए इसके एप्लीकेशन समझते हैं। तीन एप्लीकेशन हम देखेंगे इसमें। पहला एप्लीकेशन तो ये है कि सर वी विल try to find out the EMF of a cell whose EMF is not known to us। हम EMF of a cell फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ सेल करेंगे, दो सेल का EMF का कंपैरिजन, और तीसरा काम हम ये करेंगे कि वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सेल। तो देखो बेटा ये कैसे हम EMF ऑफ द सेल फाइंड करते हैं, बस एक समझ लो तो बाकी सब खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। EMF ऑफ द सेल हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको समझने के लिए आप इस बात को समझिए। यहाँ पर मान लीजिए कि दिस इज द सेल हुज ईएमएफ इज टू बी कैलकुलेटेड या हुज ईएमएफ इज टू बी मेजर्ड यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ये मान लो ये ई डैश है और ये ईएमएफ की ई की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एक जॉकी है विच विल बी मेड टू स्लाइड ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर पे हम इसको स्लाइड करेंगे। अब एक बात समझिए कि सर इसका भी जो कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियोमीटर का भी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन नल मेथड कंडीशन। कौन सी कंडीशन बच्चों, फिर से पूछ रहा हूं, कौन सी कंडीशन? इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नल मेथड कंडीशन। नल मेथड का क्या मतलब होता है कि जब भी नल मेथड कंडीशन का आपको कभी भी कहीं पर भी अगर नल मेथड लिखा हुआ है, इसका मतलब है बेसिक मतलब कि ये वो कंडीशन है जिसमें नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर के ऐसी कंडीशन जिसमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो किसी सर्किट में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज नल मेथड कंडीशन। नल मेथड कंडीशन का मतलब कि हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करें जहां पर पहुंचते ही गैल्वेनोमीटर में जो करंट का फ्लो है वो जीरो हो जाए। इज इट क्लियर? अच्छा, यस आप सर। लोगों की स्क्रीन फ्रीज तो नहीं हुई हुई है ना? सर हो गई है। सर हुई हुई है। जी हुई सर। हुई है ना? मतलब जो भी चेंजेस मैंने किया वो आप लोगों को विजिबल नहीं है? नो सर। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए अब हो गया ना? यस सर। ठीक है, अब वो चेंजेस दिखाई देगा, मतलब चलिए। तो ये वो सेल है ऊपर जो हमने सेल लगाया है जिसका ईएमएफ ई लिखा है, दैट इज टू बी मेजर्ड यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। इसमें करते क्या, ध्यान से सुन। सब कुछ रियोस्टेट से हमने कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर दी और सब कुछ फिक्स कर दिया। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर देने का क्या मतलब है कि रियोस्टेट से अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर दी, इसका मतलब है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा ड्यू टू दिस सेल ऑफ ईएमएफ ई डैश, वो आपका फिक्स हो गया। भाई अगर रियोस्टेट से आप 4 ओम का रेजिस्टेंस ले लो तो आपके सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दिस रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। अगर हम रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 4 ओम ले लेंगे तो करंट की वैल्यू होगी ई डैश डिवाइडेड बाई 4। अगर हम
रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 6 ओम कर दें तो करंट की वैल्यू E डैश डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगी। तो सर्किट में कितना करंट आपको फ्लो कराना है, what amount of current you want to make flow into the circuit, that is decided with the help of the rheostat. और rheostat की वैल्यू को चेंज करके you can fix the amount of current that you want to pass through the potentiometer wire. ठीक है, तो rheostat का काम यही है। अच्छा, अगर आपने करंट को फिक्स कर दिया, क्लियर है, तो इसका मतलब है कि टोटल वोल्टेज कितना होगा वो भी फिक्स हो गया। मतलब जैसे देखो, अगर मान लो कि पूरे 4 मीटर वायर की टोटल रेजिस्टेंस, सुनना मेरी बात ध्यान से, करंट की वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया आई, और ये टोटल ए बी की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ए बी वो फिक्स है, मान लो वो तो फिक्स है। ठीक है, मान लीजिए वो 4 मीटर है, और आपसे ये बोला गया कि रेजिस्टेंस जो पर यूनिट लेंथ है सिग्मा की वैल्यू, दैट इज मान लीजिए कि 10 ओम पर मीटर है। सर ये सब फिक्स हो गया ना, ये सब फिक्स है, फॉर द होल लेंथ ऑफ द वायर की बात कर रहा हूँ। तो अगर पूरा रेजिस्टेंस हम लिखें ए बी का, तो दैट विल बी इक्वल टू 40 ओम, ये आ जाएगा सर रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर। तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा आपको ए बी में, पूरे वायर में टोटल वोल्टेज कितना मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, आप करंट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से। मतलब टोटल वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा इन द पोटेंशियोमीटर वायर, दैट कैन बी फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ द रियोस्टेट। अगर हम रियोस्टेट की एक वैल्यू को फिक्स कर दें तो हमने करंट फिक्स कर दिया, करंट फिक्स कर दिया तो अल्टीमेटली हमने ये फिक्स कर दिया कि टोटल वायर में वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर लेंथ में क्या ड्रॉप होगा, या 10 सेंटीमीटर पे कितना होगा, 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा, वो तो बदल रहा होगा, बट यहां से यहां तक आते आते जो टोटल वोल्टेज का ड्रॉप हो चुका होगा ए से बी तक आते आते, वो कितना होगा, 40 आई होगा। ये बात ऐसी होगी, ये बात ऐसी हो गई कि सर मतलब मान लीजिए कि मैं हर मिनट पे कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूं, बट एट द एंड ऑफ टुडेज क्लास पोटेंशियोमीटर मैं कंप्लीट कर दूंगा। मान लीजिए ये मैंने ये बोल दिया कि मैं पोटेंशियोमीटर कंप्लीट कर दूंगा बाय द एंड ऑफ टुडेज क्लास। इसका मतलब है कि आज एंड पे क्या होगा, पोटेंशियोमीटर खत्म हो चुका होगा, बट हर मिनट पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो एक अलग फैक्टर है। बट लास्ट रिजल्ट हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर आज ओवर हो जाएगा, यही तो मतलब है। तो इसका मतलब है कि रियोस्टेट की वैल्यू से हम एक काम और करते हैं कि बेसिकली टोटल वायर में कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो फिक्स कर देते हैं। नहीं आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है। टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। इसका मतलब अगर हमने वोल्टेज कितना ड्रॉप होना है वो फिक्स हो गया, लेंथ फिक्स है, इसका मतलब अल्टीमेटली ये सारे तामझाम का मतलब है कि हम पोटेंशियल ग्रेडियंट फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रियोस्टेट। तो लिख लो, पहले 1 मार्क का पॉइंट लिखो, एक नोट लिखो, नोट, with the help of rheostat, with the help of rheostat, with the help of rheostat, we can fix the value of potential gradient. With the help of rheostat, with the help of rheostat, we can fix the value of potential gradient. लिख लीजिए, with the help of rheostat, we can fix the value of potential gradient। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रियोस्टेट का काम क्या है। तो रियोस्टेट का काम है कि रियोस्टेट के हेल्प से हम टोटल वायर में क्या वोल्टेज का ड्रॉप होगा उसको हम फिक्स कर सकते हैं। वी कैन फिक्स द वोल्टेज ड्रॉप, वी कैन फिक्स द वोल्टेज ड्रॉप इन एनी लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर है सर? कुछ बोल लो बेटा। यस सर, क्लियर है। हाँ तो बोल लो, मुझे ऐसा ना लगे कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग, लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। खैर, तो हमने आपसे ये बोला कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब जल्दी से समझो इस बात को। सर देखिए, किसी भी सेल का ईएमएफ आपको मेजर करना है, करना क्या है, मेथड समझिए, बहुत आसान सा मेथड है। आप क्या करते हैं, आपने रियोस्टेट की वैल्यू सब कुछ फिक्स कर दिया। अब इसके बाद एक करंट फ्लो करेगा पोटेंशियोमीटर वायर में, वो सब फिक्स है। आप जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे आप स्लाइड करना शुरू करते हैं। यू स्टार्ट स्लाइडिंग द जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। अब जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड करना शुरू करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यू कीप ऑन स्लाइडिंग द जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर टिल द गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन। जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो जाए
तब तक आप जॉकी को स्लाइड करते हैं। मान लीजिए कि आपके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बिकम्स, मान लीजिए कि आपके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बिकम 0 एट दिस पॉइंट, और ये वाला जो लेंथ है वो एल है, एल लेंथ पे आके आपके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर एल लेंथ में जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है, ठीक है, वो वैल्यू और इस सेल, ये जो सेल है जिसका ईएमएफ ई है, वो वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। नहीं आई बात समझ में भाई? अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसके दो एंड पे अगर वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेम हो जाए तभी तो इसके थ्रू करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब क्या है सर कि करंट कब 0 होता है? जब दोनों दो एंड्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाए। इसका मतलब है अगर ये वोल्टेज वी है तो ये भी वी हो जाएगा, तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो, हमने बोला कि एल लेंथ पे आके गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये तो तभी पॉसिबल है कि सर एल लेंथ के एंड पे जो ये वोल्टेज है ना, यहाँ पर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हुआ होगा एल लेंथ में, वो वोल्टेज और ये जो सेल का वोल्टेज है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा? तो दोनों एंड पे वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बिकम सेम, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम 0 एंड हेंस द करंट विल बिकम 0। आई बात समझ में? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपको स्लाइड करना है जॉकी को तब तक जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो जाता। मान लीजिए कि लेट एल इज द बैलेंसिंग लेंथ, एल इज बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब होता है बेटा वो पॉइंट ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ और बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप ये एक बात तो क्लियर है कि सर वोल्टेज ड्रॉप इन लेंथ एल कितना होगा? तो V इज इक्वल टू के एल वेयर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। टेल मी यस और नो। यस सर। एज गैल्वेनोमीटर का करंट बिकम 0, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ईएमएफ एक एंड पे, इसके गैल्वेनोमीटर के एक एंड पे ये सेल है जिसका ईएमएफ ई है, और दूसरे एंड पे इसके वायर को टच कर रही है जिसका वोल्टेज वी है, तो ई मस्ट बी इक्वल टू वी। इसका मतलब है कि दैट इज, इसको हम फाइनली ये कह सकते हैं कि सर इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ इज इक्वल टू नथिंग बट के इंटू एल। ईएमएफ किसके बराबर हो गया? के इंटू एल के बराबर, वेयर के इज व्हाट? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वायर में डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर जो होगी, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर कहते हैं कि टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ अपॉन टोटल कितनी लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय एल। दिस विल गिव यू द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, यही फॉर्मूला मैं यूज करके अभी आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूँ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेसिकली हम करते क्या है, हम एक कांस्टेंट करंट पास कराते हैं थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद वी कीप ऑन स्लाइडिंग द जॉकी ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर, और इसको हम तब तक स्लाइड करते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो जाता। वी कीप ऑन स्लाइडिंग इट टिल द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0। जैसे ही गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होगा, हम ये क्लेम कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड पे वोल्टेज की वैल्यू सेम हो गई या पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई। एक एंड पे गैल्वेनोमीटर के क्या लगा हुआ है? सेल जिसका ईएमएफ ई है। दूसरा एंड वायर पे है, और वायर में मान लो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है वी, तो ई और वी दोनों बराबर होंगे। इसीलिए हम यहां से लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू के एल वेयर के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को हम फर्दर क्या कह सकते हैं? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा इन द पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन टोटल लेंथ कितनी है पोटेंशियोमीटर वायर की। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। नोट करिए सर इसको, सो दैट वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ताकि हमें और क्लैरिटी आ जाए कि क्या मास्टर ने अभी तक समझाया है। सर डन। वेरी गुड। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चों, या आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स से मान लो जैसे आपको क्वेश्चन बोला जाए बेटा, ये आपसे बोला गया ये पोटेंशियोमीटर की वायर, समझिएगा। अब मैं वो पूरा बुक वाला डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, अब मैं अपने हिसाब से अपना डायग्राम बना रहा हूँ कि जिससे आपको बात समझ आ जाए। मैं पूरा वो कॉम्प्लिकेटेड 4 सेगमेंट नहीं बना रहा हूँ, इंस्टेड वी आर आई एम ड्रॉइंग ओनली 1 सेगमेंट ऑफ द वायर। यहाँ एक सेल लगा हुआ है, इसको ड्राइविंग सेल आप कहिए। यहाँ की लगी हुई है, ये तामझाम ऐसा, ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है।
ऑफ AB इज योर पोटेंशियोमीटर वायर। इसकी लेंथ मान लीजिए कि 10 मीटर है, इसकी लेंथ मान लीजिए कि 10 मीटर है। द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 10 मीटर। 10 मीटर। आपसे बोला गया सर यहां से ये एक सेल है जिसका हमें EMF मेजर करना है। इस सेल का हमें EMF मेजर करना है। इस सेल का वोल्टेज आपसे 40 वोल्ट बोला गया है। इसका EMF आपको बताना है कि कितना होगा, और इसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है आपकी L की वैल्यू आपको गिवन है। L की वैल्यू ऑन दिस वायर इज गिवन एज 2 मीटर। मतलब L की जो वैल्यू गिवन है वो 2 मीटर गिवन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द EMF ऑफ द सेल। क्लियर हो गई बात? पहले क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि भाई एक पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस हमने सोर्स सेल जो लगा रखा है दैट इज 40 वोल्ट का सोर्स सेल लगा रखा है। एक सेल है जिसका EMF अननोन है और उस EMF की वैल्यू को हमें मेजर करना है। वी हैव टू मेजर द EMF ऑफ दिस सेल। ठीक है, और आपको बोला गया कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी है सर, तो बैलेंसिंग लेंथ इज गिवन एज इक्वल टू 2 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ द सेल। तो अभी मैंने क्या बोला था, किसी भी सेल के EMF को जिसको आप मेजर कर रहे हैं उसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंसिंग लेंथ। टेल मी यस और नो। यस सर। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, तो अभी मैंने बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नथिंग बट टोटल वोल्टेज अक्रॉस द होल वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस बैलेंसिंग लेंथ। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि व्हाट इज द टोटल वोल्टेज इन वायर AB में टोटल वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस दिस लेंथ AB। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर सिर्फ ये सेल है, इसके अक्रॉस 40 वोल्ट का। तो अगर मैं इस सेल का यहाँ पर 0 मान लूं तो पूरा 40 यहाँ पर मान सकता हूँ, बिकॉज रास्ते में और कोई रजिस्टर नहीं है। तो ये 0 तो ये भी 0 तो ये 40। इसका मतलब पूरा जो वोल्टेज है दैट इज 40 डिवाइडेड बाई इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो लेंथ इज 10, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, तो बैलेंसिंग लेंथ इज 2। तो ये कट गया, तो ये कितना हो गया 8 वोल्ट। दिस इज द रिजल्ट फॉर योर EMF ऑफ दिस सेल। समझ आया कि EMF कितना हो गया? EMF is simply equal to nothing but potential gradient divided by total length multiplied by the balancing length। ठीक है, ये कर लिया तो ये आ गया सर आपका 8 वोल्ट। दिस इज द रिजल्ट फॉर दिस। इसको नोट करो, एक और क्वेश्चन कराता हूं। देखो अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछिए, और समझ आ गया तो नोट करिए। डन। वेरी गुड। अब जैसे इसी में एक बार और वेरिएशन कर दूं मैं इसी क्वेश्चन में। मैं आपसे कहूं, आपने कहा नोट कर लिया इसलिए मैंने इरेज कर दिया सर। किसी ने अगर नोट नहीं किया तो वो बता सकता है। सर इसी में एक वेरिएशन कर दूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेजिस्टर मैंने लगा दिया इस सेल के साथ ना, मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया और ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है वो अभी मैं बताऊंगा। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है जो भी है। ठीक है, और ये आपकी इसकी बैलेंसिंग लेंथ आपको फिर से मैं दूंगा। तो ये मान लीजिए वायर है ऑफ AB, ये AB वायर है। इस वायर की जो लेंथ है लेट दैट बी इक्वल टू अगेन 10 मीटर, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है AB की जो रेजिस्टेंस है वो मान लो, वो कितना मान लो कि 4 ओम है, और ये मान लो 2 ओम है। इस सेल के साथ जो रेजिस्टर लगा हुआ है वो 2 ओम है, और ये 4 और 2 6, और ये 24 वोल्ट का सेल है। ठीक है, आपको इस सेल का EMF बताना है, यू हैव टू फाइंड आउट द EMF ऑफ दिस सेल। ठीक है, इसमें बैलेंसिंग लेंथ आपसे बोला जा रहा है कि 4 मीटर है मान लीजिए। अब क्या करें सर, अब फिर से वही काम है कि सर हमें एक बात पता है कि अगर सिंगल सेल है तो उसके EMF को लिखने का तरीका ये कि वोल्टेज अक्रॉस दिस होल पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन लेंथ ऑफ द होल पोटेंशियोमीटर वायर मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंसिंग लेंथ। आई होप सबको ये फॉर्मूला कम से कम अभी समझ आ गया होगा कि क्या है ये। अब व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन दिस होल लेंथ ऑफ द वायर AB में पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप इन द लेंथ AB में पोटेंशियल का ड्रॉप कितना है, तो पहले तो हम वो फाइंड कर लें। तो AB में जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पर आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि सर ये 24 वोल्ट है तो ये पूरा 24 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, बिकॉज अगर यहाँ पर 0 लिखोगे तो यहाँ पर 24 नहीं लिख सकते, बिकॉज रास्ते में एक रेजिस्टर आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड। ये बात सबको समझ में? यस सर। तो अब तो सर क्या करें सर, इस केस में क्या करें?
तो इस केस में पहले मैं टोटल करंट निकालूंगा। करंट वुड बी इक्वल टू इस सेल का वोल्टेज 24 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इसका 2 ओम और इस वायर का 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 6। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 एम्पियर। दिस इज द करंट दैट विल फ्लो इनटू द पोटेंशियोमीटर वायर। तो वोल्टेज ऑफ ए बी कितना होगा? वोल्टेज ऑफ ए बी होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। और रेजिस्टेंस ऑफ ए बी कितना दे रखा है मैंने आपको? देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए बी दे रखा है मैंने 4 ओम। तो इसको कितना लिखेगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। दिस विल बी द वोल्टेज अक्रॉस ए बी। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। 16 वोल्ट विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? 16 डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी? 10 मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ मैंने आपको दे रखा है 4। ठीक है, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो गई? 6.4। आई होप 6.4 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है, देखिए सर समझ में आया हो तो जरूरी नहीं है कि वो जो ऊपर वाला सेल जिसका करंट फ्लो कर रहा है उसी का जितना वोल्टेज है वही पूरे सर्किट का, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस वोल्टेज वही रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि बीच में कोई रेजिस्टर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे जल्दी से। सर जी वो जी आई बेटा बोलिए। इक्वल्स टू 24/6 में 6 कहाँ से आया, एक बार प्लीज बता दो। 6 इज द रेजिस्टेंस। देखो करंट होता क्या है? करंट इज इक्वल टू वोल्टेज। अच्छा, जब आप आई निकाल रहे हो ना तो इस वाले पार्ट को भूल जाओ। ये वाला जो पार्ट ऑफ द सर्किट है इसका कोई लेना देना, इस वाले सेल का कोई लेना देना, इस वायर में कितना करंट फ्लो करेगा उससे कोई लेना देना इस सेल का नहीं होता। ठीक है, इस वायर में जो करंट फ्लो करेगा वो इसके सोर्स सेल पे डिपेंड करता है। क्लियर? एक बात याद रखना। अब करंट होता क्या है? तो करंट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अभी नीचे वाला तुम भूल जाओ कि नीचे वाला है, ये भूल ही जाओ, ये नहीं है, ऐसा समझो ये है ही नहीं। अगर ये दे रखा है मैंने और मैंने आपको बोला इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है और इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो आप करंट कैसे लिखिएगा? करंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम और ये 4 ओम। इसको आप ऐसे नहीं बना सकते? सोच के देखो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो। भाई ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में है या नहीं बेटा? तो यस टोटल सर, आ रेजिस्टेंस गया। 6 ओम है ना? टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम हो गया। तो इसके इसके अकॉर्डिंग हम करंट निकाल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग करके मुझे बताइए तो जल्दी से, इसको इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग करके मुझे बताइए, उसके बाद फिर मैं और इसके दो और एप्लीकेशन सिखाता हूँ पोटेंशियोमीटर के। ये आपका ये सेल, ये रेजिस्टर और ये पोटेंशियोमीटर की वायर। देखो याद रखो, जब भी पोटेंशियोमीटर में करंट कैलकुलेट करोगे ना तो उसके साथ जो दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ आपको मेजर करना है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। करंट विल बी डिसाइडेड बाय द सोर्स सेल। सोर्स सेल या सोर्स बैटरी जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये 40 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है और लेंथ आपको ए बी का बोला गया 6 मीटर। और आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक सेल लगा रखा है हमने, इसके साथ ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ है, इसकी बैलेंसिंग लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर। आपको सिंपली ईएमएफ बताना है, बताइए। हरी अप, टेल मी द ईएमएफ वैल्यू ऑफ दिस सेल ऑफ अननोन ईएमएफ। I have got one answer from INSEA. INSEA is saying 8/3. Rest of you please hurry up. The second answer I am getting as 64/3. तो एक 8/3, एक 64/3। देखो क्या दिक्कत है।
चलिए सर मैं बता देता हूँ जल्दी से कि सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी के अक्रॉस अगर आपको वो निकालना है वोल्टेज, तो यहाँ पर फिर से आपको करंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज मैंने एक रेजिस्टर वहां दे रखा है। तो करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल वोल्टेज ऑफ दिस सोर्स सेल इज 40 डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। ये 2 ओम है और वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है, तो दैट इज इक्वल टू 10। तो करंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अगेन 4 एम्पियर। तो इस केस में वोल्टेज अक्रॉस ए बी जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी का रेजिस्टेंस इज गिवन एज 8 ओम, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 और 8, तो 32 वोल्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अब हमें ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस ए बी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय द बैलेंसिंग लेंथ। तो ईएमएफ की वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज 32 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 multiplied by the balancing length is 4. 2 to the 4, 2 3 is the 6. So 64 by 3 is of course correct answer. 64 by 3 meter, sorry, 64 by 3 volt is the correct answer. 64 by 3 है इसका आंसर बेटा। नोट करिए सर इसके आंसर को 64 by 3, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखे इसी पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड। अब जो ये एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं वो दो एप्लीकेशन है। एक है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल और दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो लिखे टॉपिक कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन लिख लीजिए कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। मतलब अगर आपको दो सेल है जिसका ईएमएफ आपको अननोन है और उसके ईएमएफ को आपको कंपेयर करना है, तो आप कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ कैसे करेंगे ऑफ द टू सेल्स यूजिंग द पोटेंशियोमीटर। ये आपका एक एप्लीकेशन है जिस पर आपको बात करनी है। दूसरा एप्लीकेशन ये होगा कि वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो उसके लिए देख लो जल्दी से, अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। ये की है आपकी, ये रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है, ये एक की है, ये आपका ये ड्राइविंग सेल है या बैटरी है, जो भी कह लें आप। इसको मैं ई डैश कह देता हूँ। यहाँ से ये सर्किट यहाँ के साथ कनेक्टेड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ के साथ आपके दो सेल्स लगे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सेल ये है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये दूसरा सेल है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें इन दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। मान लीजिए इस सेल का नाम है E1, इस सेल का नाम है E2। ठीक है, ऑब्वियसली इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 ले लो, R2 ले लो, ऑल्दो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, मगर फिर भी इस तरह से। यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे आपकी जॉकी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर और ये अपना जॉकी, और ये ऐसे। अब देखिएगा कुछ मैं नाम लिख रहा हूँ, उस नामों को ध्यान से देखिए। ये ए बी और ये पॉइंट सी। अब हम ये दो जो सेल है हमारे, इसके हम ईएमएफ को कंपेयर करना चाहते हैं यूजिंग द पोटेंशियोमीटर कॉन्सेप्ट। पोटेंशियोमीटर को यूज करके वी वांट टू कंपेयर मतलब बेसिकली हम रेशियो देखना चाहते हैं कि E1 और E2 का रेशियो कितना होगा। वी जस्ट वांट टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल। इसके लिए अपन करते क्या है, ध्यान से सुनिए। दो काम करते हैं। पहली बार हम क्या करेंगे, तो पहली बार सर हम ये करेंगे कि इस सी को वी कनेक्ट विथ ए। ध्यान से सुनो, कनेक्ट सी विथ ए। मतलब ये जो पॉइंट सी है उसको किसके साथ कनेक्ट करिए? ए के साथ। इसके साथ कनेक्ट करिए पहली बार, इसके साथ। अगर आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, E1 विल बिकम द पार्ट ऑफ द सर्किट और E2 अभी E2 विल बी ओपन। E1 वाला जो सर्किट है वो क्लोज हो जाएगा और E2 अभी भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। बिकॉज आपकी जो सर्किट कंप्लीट होगी वो ये वाली सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर ऊपर जो सेल जो सर्किट के साथ कंप्लीट होगा, अगर इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना। इट विल बिकम अ क्लोज्ड पाथ ऊपर वाले पार्ट ऑफ द सर्किट में। लेकिन E2 अभी भी क्लोज्ड नहीं होगा, E2 विल रिमेन ओपन। इसका मतलब क्या हुआ कि E2 remains in open सर्किट। E2 वाली जो सर्किट है वो अभी भी क्या रहेगी, ओपन रहेगी। इसका मतलब देयर विल बी नो करंट flowing through E2, only the current will be flowing through E1।
अब देखो आप करते क्या है, अब करते यही है कि फिर से हम की भी बंद कर दीजिए, जॉकी को स्लाइड करिए और तब तक स्लाइड करिए जब तक आपका बैलेंसिंग लेंथ नहीं ऑब्टेन हो जाता। मान लीजिए कि लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L1, लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L1, मतलब पहली बार में मान लीजिए कि बैलेंसिंग लेंथ कहां पर मिला है, ये बैलेंसिंग लेंथ मिला है आपको, लेट दैट बी L1। तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि इस गैल्वेनोमीटर के इस एंड पे क्या है, E1 है, और इस वाले एंड पे क्या है, इस वाले एंड पे पोटेंशियोमीटर की वायर है। तो पोटेंशियोमीटर की वायर में जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ होगा वो E1 के बराबर होगा, या इस E1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ KL1। सोच के देखो अगर तुम्हें समझ में आ रही हो बात तो। जो लास्ट वाला केस किया था वही काम ये भी कर रहा हूं मैं। वहां पर भी हमने क्या बोला था कि हम जो गैल्वेनोमीटर सॉरी जॉकी को तब तक स्लाइड करेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता। एंड द मोमेंट वी गेट द जीरो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये होगा कि गैल्वेनोमीटर के दोनों एंड पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू जीरो। गैल्वेनोमीटर के एक एंड पे सेल लगा हुआ है और दूसरा एंड जॉकी के साथ बंधा हुआ है, और जॉकी कहाँ स्लाइड कर रही है, तो पोटेंशियोमीटर वायर पे जॉकी स्लाइड कर रही है। तो जो वोल्टेज वायर में होगा, ठीक है, वही तो आपको जॉकी पे वोल्टेज माना जाएगा, और दूसरा एंड कहाँ से कनेक्टेड है, सेल के साथ कनेक्टेड है। तो ये दोनों वोल्टेज की वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, तो सर आपका नेट करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा या नहीं, व्हाट डू यू से, टेल मी यस और नो। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज नथिंग बट इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L1। L1 लेंथ में जितना पोटेंशियल मिला है आपको, वो एग्जैक्टली किसके बराबर है, सेल के ईएमएफ के बराबर है। समझ आई बात, एक बार तो बोल दो। यस सर। देखिए उसके बाद क्या करेंगे आप, कनेक्ट सी, सी को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट सी विथ बी, सी को बी के साथ आप कनेक्ट करिए। अब कौन सा सेल क्लोज होगा आप लोग बताएंगे। अब क्या करेंगे आप, कनेक्ट सी, सी को उठा के किसके साथ कनेक्ट करिए, बी के साथ। तो अब कौन सा सेल ओपन सर्किट में रहेगा और कौन क्लोज सर्किट में आएगा अब। सर ए ओपन में और बी क्लोज्ड। नाउ E1 इज इन ओपन सर्किट, E1 इज इन ओपन सर्किट, मतलब देयर विल बी नो करंट ड्यू टू E1। E1 इज इन ओपन सर्किट, मतलब कोई करंट E1 के थ्रू फ्लो नहीं करेगा, द करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ द E2। ठीक है, तो ये आपने क्लोज कर दिया, ये E2, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, अरे भाई अरे भाई अरे भाई। अब फिर से आप जॉकी को स्लाइड करिए टिल यू अगेन गेट द डिफ्लेक्शन टू बी जीरो। मान लीजिए दूसरी बार में द डिफ्लेक्शन बिकम जीरो एट अ न्यू लेंथ ऑफ L2 लेटेस्ट से। तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए L2 हो गई, मान लेते हैं कि लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L2, L2 इस बारी बैलेंसिंग लेंथ हो गई, तो E2 को हम कह सकते हैं नया वाला जो वोल्टेज हुआ ड्रॉप हुआ होगा इन द लेंथ ऑफ L2 उसके बराबर होगा E2, तभी तो ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो इसका मतलब E2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, KL2 लिख सकता हूँ। शायद आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। यू हैव E1, यू हैव E2, यहाँ का रिजल्ट मैं इधर लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ shortage of space on the screen. E1 upon E2 will be written as KL1 upon KL2, that is equal to L1 upon L2. This is your final result. बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपका जो रेशियो है, आपका जो रेशियो है दो सेल के ईएमएफ का, दैट इज बेसिकली एग्जैक्टली इक्वल टू द रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द टू सेल्स। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ बैलेंसिंग लेंथ ऑफ टू सेल। मुझे ये ईमानदारी से बताओ कि आप लोगों को ये समझ में आया है या नहीं आया, प्लीज ईमानदारी से बताओ विथ ऑनेस्टी, टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग और नॉट। आया है सर। यस सर। प्रैक्टिकली यही किया जाता है बेटा, लैब के अंदर यही काम हम करते हैं, लैब में बेसिकली यही करते हैं। हम जॉकी को स्लाइड करते हैं भाई, तब तक स्लाइड करते हैं जब तक आपका बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन ना हो जाए। बैलेंसिंग का क्या मतलब है कि ऐसी लेंथ जब तक आपको ऑब्टेन नहीं हो जाए जहां पर जाके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो, तब तक आप जॉकी को स्लाइड करते हैं टिल यू गेट द बैलेंसिंग लेंथ। और जहां पर आपको बैलेंसिंग लेंथ मिलता है, आप कहते हैं कि उतने लेंथ में जो वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है वो एग्जैक्टली ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर है। ठीक है, यही आप कहते हैं बेसिकली यही। ठीक है, तो जल्दी से करिए सर नोट।
नोट करिए सर, so that we can do the last part of the potentiometer. Done. NCI is saying done. Rest of you, what is your status? Amna and Tisha. तो 1 मिनट रुक जाइए। Sir, done. ठीक है, ठीक है। जिन लोगों ने इसको नोट कर लिया है वो इसके बाद का टॉपिक लिखिएगा। अब ये पोटेंशियोमीटर का लास्ट एप्लीकेशन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बताऊं सर? Yes, sir. ठीक है, लिखिए मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब क्या करेंगे हम? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब प्रैक्टिकली हम इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो मेरी सर्किट यही रहेगी। पहले केस में हमने कंपेयर किया था ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स को। नाउ आई विल बी मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इससे पहले कि मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करूं सर, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पर, जो मैंने सेल से रिलेटेड बताया था। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं है। मैंने सेल से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट बताए थे, इफ यू कैन रिकलेक्ट। मैंने आपको एक पॉइंट बोला था सेल से रिलेटेड कि सेल में दो चीजें होती है, एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर आपको याद हो। नहीं याद है ना? सेल में एक चीज होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर, याद है। याद है। और एक होता है ईएमएफ ऑफ द सेल। अच्छा, एक बात मैंने आपको ये भी बताया होगा कि अगर सेल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इफ द सर्किट इज ओपन, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपने ये एक रेजिस्टर लिया, ये आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया इसके साथ, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस, और आपकी जो सर्किट है वो अभी ओपन है, इट इज नॉट क्लोज, मतलब देयर इज नो करंट। तो टिल द टाइम करंट इज इक्वल टू 0, आप ये कह सकते हो E इज इक्वल टू वी। ई वी के बराबर होगा। अगर आपका कोई करंट सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है तो E इज इक्वल टू वी होगा। बट अगर मान लीजिए कि इसी सर्किट में करंट फ्लो करने लग जाए, तो अगर करंट फ्लो करने लग जाएगा, इफ करंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में जो V होगा दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू E माइनस ऑफ आई आर। ठीक है। और ये V को हम ये भी कह सकते हैं कि यही V हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, जिसको हम I इंटू कैपिटल R भी लिखते हैं। कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है, और स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब सेल के बाहर जो आपको वोल्टेज मिला वो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मतलब अगर आप सेल के अंदर जो लॉस हुआ है उसको अगर आप कंसीडर नहीं करें, सिंपली जो सेल के बाहर आपको वोल्टेज जो आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। अब देखिए, ये मान लीजिए एक सेल है और इसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस, वी वांट टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसका ईएमएफ ई है। यहाँ के साथ हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया है। दिस इज माय रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एक की ले ली है हमने सर, यहाँ पर ये की, और यहाँ पर अपना वही गैल्वेनोमीटर, यहाँ से जॉकी एंड वही तामझाम फिर से। और ये इस की को मैं के डैश कह लेता हूँ, इस की को मैं के कह लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, करते क्या है, सब वही रिपीट टेलीकास्ट है सर। अगर आपको एक समझ में आएगा सब समझ में आ जाएगा। कीप की के ओपन। पहली बार क्या करिए, आप इस की जिसका नाम के रखा है मैंने, या इसको ऐसे कर लो, कीप के, की के कहने में अच्छा नहीं लग रहा, तो कीप इसको मैं K2 कह देता हूं। कीप K2 ओपन एंड स्लाइड द जॉकी। K2 को आप ओपन रखिए और जॉकी को स्लाइड करिए। मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाली की क्लोज नहीं है, ओपन है, तो ये वाला जो लूप है, ये वाला लूप ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें कोई करंट फ्लो करेगा क्या? सोच के देखो, विल देयर बी एनी करंट ड्यू टू द सेल ऑफ ईएमएफ ई? इस वाले सेल का कोई करंट फ्लो करेगा? मतलब ये बात ऐसी नहीं हो गई। सोचो, ये रेजिस्टर है और ये आपका सेल है, ये है। की का दूसरा मतलब स्विच है बेटा। अगर ये ओपन है तो क्या कोई करंट फ्लो करेगा ऊपर वाले पार्ट ऑफ द सर्किट में? टेल मी यस और नो। नो सर। No, sir. ऑफ कोर्स देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। इसका मतलब है कि इस केस में आपको इस सेल का क्या मिलेगा? इस सेल का ईएमएफ मेजर होगा व्हेन देयर इज नो करंट। तो इसका मतलब है कि यू विल बी मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल और यू वुड बी मेजरिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। व्हाट विल यू बी मेजरिंग? क्या मेजर कर रहे होगे आप?
EMF of the cell or terminal potential difference of the cell? What would you be measuring? अगर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा तो सेल का ईएमएफ आपको कैलकुलेट होता है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट होता है? So EMF. कितना टाइम लगा देते यार तुम लोग बोलने में। ऑब्वियसली सेल का ईएमएफ कैलकुलेट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो सर्किट में तो व्हाट यू मेजर अक्रॉस द सेल विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल, और अगर सर्किट में करंट फ्लो कर रहा हो तो व्हाट यू मेजर अक्रॉस द सेल विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। आई होप अब पॉइंट क्लियर होगा शायद आप लोगों को। आई होप कि क्लियरिटी होगी। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ईएमएफ ऑफ द सेल, करंट फ्लो कर रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। खैर चलो, अब जॉकी को हम स्लाइड करेंगे और फिर से तब तक स्लाइड करेंगे जब तक हमें बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिल जाता। मान लीजिए कि लेट बैलेंसिंग लेंथ इज एट L1 जो है आपका वो बैलेंसिंग लेंथ है मान लीजिए। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि इस सेल का जो ईएमएफ है that is again balanced by the voltage of या potential drop across this wire that will be written as KL1। ये आ जाएगा सर पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि क्लोज K2। अब दूसरा केस क्या है कि आप K2 को बंद कर दीजिए, क्लोज K2। मुझे एक बात बताइए, K2 को बंद कर देंगे, इस वाली की को बंद कर देंगे तो K2 को बंद करने पे क्या मिलेगा हमें इस सेल का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ? मतलब अब करंट फ्लो करेगा क्या उस वाली सर्किट में? Yes, sir. Will there be any current? Yes, of course there will be a current flowing in the circuit. अब जब करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब है कि इस सेल का नाउ आई विल बी मेजरिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि आप फिर से क्या करिए, फिर से इस जॉकी को स्लाइड करिए और तब तक स्लाइड करिए जब तक आपका फिर से आपको बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिल जाता नया वाला। मतलब बैलेंसिंग लेंथ का मतलब जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो नहीं हो जाता। तो मान लीजिए कि लेट बैलेंसिंग लेंथ इज L2। अब हम ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के इस एंड पे अब सेल का ईएमएफ नहीं बैलेंस किया है आपने, इस एंड पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल था, और वो बैलेंस किससे हुआ है? तो वो बैलेंस हुआ है बाय द वोल्टेज इन द लेंथ ऑफ L2। पहली बार हम सेल का ईएमएफ बैलेंस कर रहे थे बिकॉज देयर वाज नो करंट इन दैट पार्ट ऑफ द सर्किट। और इस बारी अब हम क्या बैलेंस कर रहे हैं? तो इस बारी वी आर बैलेंसिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, क्योंकि पहली बार आपका की ओपन था, मतलब स्विच वाज ओपन, मतलब वो जो सर्किट है ऊपर वाला जो पार्ट है दैट वाज ओपन सर्किट। और जब सर्किट ओपन होती है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। जब कोई करंट फ्लो नहीं करता है तो उस केस में क्या होता है? तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस केस में आपको ईएमएफ मिलेगा सेल का। बट अगर करंट फ्लो कर रहा हो तो उस केस में क्या मिलेगा? तो उस केस में आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो पहले केस में आपने सेल का ईएमएफ बैलेंस किया है एट अ लेंथ ऑफ L1, और दूसरे केस में आपने सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस किया है एट अ लेंथ ऑफ L2। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 and 2। तो E by V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2 लिख सकते हो आप। K and K विल कैंसिल आउट। E को हम क्या लिख सकते हैं? तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ IR। देखिए आप लोग, तो E को हम यहां से लिख सकते हैं V प्लस ऑफ IR डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इस V को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू R। R मतलब रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी बात हो रही है। दिस R इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स प्लस ऑफ IR डिवाइडेड बाई कितना? तो डिवाइडेड बाई I इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहां से आपको दिखाई दे रहा है I कॉमन लेके काट सकते हो, तो ये हो जाएगा R बाई R प्लस ऑफ R बाई R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब फिर से मुझे स्पेस चाहिए ऑन द स्क्रीन टू राइट द नेक्स्ट स्टेप, तो प्लीज यहां तक आप लोग नोट करिए सो दैट आई कैन फर्दर प्रोसीड।
Done, sir. ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो r बाय आर विल बी इक्वल टू 1, r बाय आर कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस ऑफ r बाय आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ठीक है, तो स्मॉल r बाय कैपिटल R विल बी नथिंग बट L1 अपॉन L2 माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से आपका जो स्मॉल r की वैल्यू है, दैट इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्चुअली में ये कैपिटल R जो बार बार लिख रहा हूँ मैं, उसको याद रखना, ये कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस दैट यू हैव चोजन फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। मतलब जो रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से लिया है ना, ये वो रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाइड बाय सर L1 अपॉन L2 माइनस ऑफ 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब दिस इज हाउ you will measure the value of internal resistance of the cell। इस तरह से आप internal resistance measure करेंगे, किसका? of the cell। क्लियर सर? पूरी कहानी का मतलब मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि पूरी कहानी बेसिकली इसी पॉइंट के अराउंड है कि आपको क्या करना है, you have to slide the jockey and you have to keep sliding it till you get the null point। आपको जॉकी को स्लाइड करना है और तब तक स्लाइड करना है जब तक आपको नल पॉइंट नहीं मिल जाता। द मोमेंट यू गेट द नल पॉइंट, आप ये कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर के दो एंड पर जो वोल्टेज है दैट इज बैलेंस्ड। एक एंड पे तो जो वोल्टेज होगा वो सेल का वोल्टेज होगा, ठीक है, जो सेल आपका अननोन सेल है जिसका ईएमएफ मेजर करना है या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, उसका वोल्टेज होगा। और दूसरा एंड जो आपके गैल्वेनोमीटर का है, दैट वुड बी टचिंग ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। तो जो दूसरे एंड पे वोल्टेज होगा दैट वुड बी द वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। वो किसका वोल्टेज होगा? तो दैट वुड बी द वोल्टेज ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। डिड यू अंडरस्टैंड? This is the whole logic about the potentiometer and we have completed the potentiometer till here। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सर आप लोगों ने? So is it noted? Yes, sir. Okay। तो सर यहाँ तक आपका जो ये चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ओवर। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। इस पे क्वेश्चन आप करिएगा। ऑब्वियसली आपको असाइनमेंट मिल जाते हैं, तो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट, यू कैन सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाटएवर बुक यू आर हैविंग एज योर रेफरेंस। ठीक है, तो आप किसी भी बुक से इसके क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन में जो भी डाउट आए डिस्कशन करिए उसका। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज थ्योरेटिकली ओवर फॉर यू। We will start a new chapter. So should I start it today or should I start it in the next class? Tell me, we have a few minutes left. Sir, next day. Yes, sir. Next class. चलो, even I want to start that chapter in the next class because आप इतना पहले पढ़ लीजिए, इस पे क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हाँ, अगर हो सके तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आप 11th वाला कहीं पर अगर आपको पोर्शन मिल जाए ये क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कहीं पर दिख जाए तो उसको एक बार पढ़ के जरूर रखना। ठीक है, मतलब एक काम करना, बिफोर नेक्स्ट क्लास क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ के रखना। ठीक है, we'll need that in the chapter of magnetic effect of current, तो उसको पढ़ के रखना। Rest we'll discuss in the next class. Thank you all. Bye bye. Take care.